सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के चलते जो है हम लोगों को लॉकडाउन का पालन करना पड़ रहा है। इसके कारण संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं स्टार्ट की गई हैं। आप लोगों का संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी का टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। यानी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन प्रिंसिपल। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वंशागति या जिसे हम कहते हैं आनुवांशिकी, ये है क्या। वंशागति के बारे में अगर हम जाने तो जैसा कि इस नाम से स्पष्ट होता है कि कोई एक ऐसी चीज जो एक पीढ़ी से या एक वंश से दूसरे वंश में पहुंच रही है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग कहेंगे कि माता पिता के लक्षणों का संतानों में पहुंचना क्या कहलाता है, वंशागति यानी हेरिडिटी कहलाता है। अब इसके अंतर्गत इसके जो पहुंचने की बात है वो है आनुवांशिक लक्षण। जो पहुंचते हैं वो होते हैं आनुवांशिक लक्षण। डेफिनेशन की बात करें, अगर हम इस शब्द को समझने की कोशिश करें तो आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल उदाहरण क्या होंगे। हम जानते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं उनके कोई ना कोई लक्षण जो है संतानों में पहुंचते हैं। जैसे वो चाहे लंबाई को लेके हो, या आंखों का रंग हो, या बालों का करली होना, मतलब घुंघराले होना। ये सब क्या है, आनुवांशिक लक्षण है। जैसे बालों का रंग या आंख का रंग, या कह ले हम शरीर की लंबाई। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में।
आनुवांशिकी होती क्या है। तो इसके बारे में सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, कोई भी चीज हो उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की किसी न किसी शाखा के अंतर्गत ही करते हैं। विज्ञान की वो शाखाएं अलग अलग होती हैं। तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं आनुवांशिकी। क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर हम लोग जाने तो एक शब्द हमने ऊपर इस्तेमाल किया है, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब विविधता कह लें या विभिन्नता कह लें। विविधता कह लें या विभिन्नता कह लें। तो विविधता या विभिन्नता यानी वेरिएशन होती क्या है। एक्चुअली अगर वेरिएशन के बारे में या विविधता के बारे में हम लोग जाने तो हम जानते हैं कि जो भी माता पिता होते हैं, माता पिता की संतानें जो एक से अधिक या एक या दो, एक से अधिक हो, दो हो या तीन हो, वो एक ही माता पिता की संतानें होने के बावजूद भी जो है उनमें लक्षणों को लेकर कोई ना कोई अंतर पाया जाता है। इसे हम कहते हैं विभिन्नता। ये कंडीशन समजात जुड़वा को छोड़ के सभी संतानों में पाई जाती है, भले ही वो एक ही माता पिता की संतान क्यों ना है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं विविधता यानी विभिन्नता। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझें, एक माता पिता के दो पुत्र और दोनों की लंबाई में भी अंतर हो सकता है, उनके रंग में अंतर हो सकता है। तो ये क्या है? विविधता है, ये वेरिएशन है। अब इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल के नियम। देखिए, मेंडल के नियम पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर मेंडल का योगदान क्या था और मेंडल कौन थे। तो मेंडल को हम लोग जानते हैं कि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। या आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल को जो है आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई 1822 में हुआ था। मेंडल
जो थे वो एक चर्च में पादरी थे, यानी खाली समय में वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में उद्यान मटर का सिलेक्शन किया। उद्यान मटर का मतलब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं, इसे बोलते हैं गार्डन पी, उद्यान मटर। साइंटिफिक नेम जानते हैं इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम होता है उद्यान मटर का। इसकी खास बात एक और है, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम जानते हैं कि या तो उसे हम इटालियन भाषा में लिखेंगे तो थोड़ा तिरछा लिखते हैं, या तो अगर सीधा लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन अवश्य करते हैं। और पहला जो अक्षर है उससे जो है कैपिटल से वंश का और जाति का जो पहला अक्षर है उसे स्मॉल से लिखते हैं। अब इसी पे बात करते हैं कि उद्यान मटर का सिलेक्शन करने के पीछे की वजह क्या थी। जो उद्यान मटर का सिलेक्शन मेंडल ने किया था उसके पीछे की वजह क्या थी। तो उद्यान मटर के सिलेक्शन करने के पीछे की वजह यह थी कि उद्यान मटर को आसानी से उगाया जा सकता है, पहली बात। इसके अलावा हम जानते हैं कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि इसमें एक से अधिक प्रजातियां मिल जाती हैं। और हम जानते हैं कि ये जो मटर होता है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होने का मतलब क्या होता है, नर और मादा जन्नांग, नर और मादा जन्नांग दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है वो स्वपरागण ही होता है। स्वपरागण द्विलिंगी है तो स्वपरागण ही होगा, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक खास बात इसकी क्या है कि अपनी इच्छा के अनुसार इसमें जो है पर परागण कराया जा सकता है। इसमें जो है अपनी इच्छा के अनुसार पर परागण कराया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि मेंडल ने क्या किया और मेंडल के नियम थे क्या। मेंडल ने अपने प्रयोग में एक जोड़ी विपर्यासी एवं दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस किया और जो
निष्कर्ष दिया या जो निष्कर्ष निकाला उसे मेंडल के नियम से जाना जाता है। उसे मेंडल के नियम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत मेंडल के 3 नियम हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे एक और नाम से जानते हैं, प्रबलता के नियम से। किस नाम से जानते हैं? प्रबलता का नियम। और मेंडल का एक और नियम था, एक मेंडल का और नियम था जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। या इसे एक और नाम से जानते हैं युग्मक की शुद्धता का नियम। या इसे और एक नाम से जानते हैं बीज संयोजन का नियम। अगर इंग्लिश में इसके बारे में जाने तो क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सेरीगेशन। लॉ ऑफ सेरीगेशन। और लास्ट वाला जो मेंडल का तीसरा नियम है उसे हम जानते हैं, कहते हैं उसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इंग्लिश इसकी होती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से क्या है नियम मेंडल के, इनका विस्तृत क्या है और इनके बारे में क्या खास बात थी जो मेंडल के नियमों को इन नामों से जाना जाता है। सबकी अपनी अलग अलग खास बातें हैं। चलिए इससे पहले जान लेते हैं कि इसमें जो टर्म यानी टर्मिनोलॉजी, जो शब्द जो है यूज किए जाते हैं उनकी खास बातें क्या है। विपर्यासी शब्द जो यूज किया जाता है, विपर्यासी का मतलब कुछ नहीं, सिंपल है विपरीत लक्षण। इसी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा समयुग्मक। मतलब जो भी कारक है उसमें युग्मक क्या हो? समान हो। जैसे कैपिटल टी, तो ये दोनों युग्मक कैसे हैं? समान है। तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए शब्द समयुग्मक। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब क्या हुआ? अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब इसमें जो है युग्म विकल्पी समान ना होके विपरीत है, तो उसे हम कहेंगे जैसे विषम युग्मकी, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब पहले नियम के अनुसार जानते हैं प्रभाविता के नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं या दो तुलनात्मक लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है कि एक प्रभावी लक्षण जो है सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। पहली बात
शायद इतना समझ में आ गया हो। इस नियम के अनुसार जब तुलनात्मक लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। इसका मतलब क्या है? तुलनात्मक लक्षण मतलब जिसमें तुलना की जा सके, वो लक्षण जो है एक दूसरे से अलग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर इनके युग्मक हम देखें तो क्या क्या होंगे? कैपिटल टी, इनके कौन से होंगे? स्मॉल टी। अगर इनके मध्य क्रॉस कराते हैं यानी संकर्ण कराया जाए तो क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगेन क्रॉस कराएं तो क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे जीन तो दोनों है, एक लंबे पौधे का भी जीन है और एक बौने पौधे का भी जीन है, लेकिन प्रभावी कौन सा है? प्रभावी सिर्फ जो है कैपिटल वाला है, वो बौने पौधे के जीन को प्रदर्शित नहीं होने देता है। कहने का मतलब जो कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक बना है इसमें जीन दोनों है, कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, लेकिन कैपिटल प्रदर्शित करता है लंबाई को, तो ये पौधा कौन सा होगा? लंबा ही होगा। बौनेपन का जीन इसमें प्रदर्शित नहीं होगा। इसमें बौनेपन का जीन जो है वो प्रदर्शित अपने आप को नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, या इसे कहते हैं प्रबलता का नियम। अब इसके लिए हमने कैपिटल टी लिखा है तो सिंपल सी बात है, उदाहरण के तौर पे हम जानेंगे कि ये पौधे कैसे हैं? टॉलेस्ट है यानी लंबे पौधे, और ये कैसे है? ड्राफ्टनेस है यानी कैसे हैं? बौने पौधे। ये दो तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स हैं। इस नियम से जो एक निष्कर्ष निकला उसकी सबसे खास बात क्या थी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जरा विधिवत देख ले इसको। कैपिटल टी, स्मॉल टी, अभी एक एक जीन के साथ क्रॉस करके बताया दे रहे हैं। ये था लंबा पौधा, इस नियम के अनुसार ये पता चला मेंडल को कि जो भी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जो भी लक्षण जो है प्रदर्शित होते हैं, उनके लिए कोई ना कोई कारक जिम्मेदार होता है। जो भी लक्षण प्रदर्शित होते हैं उनके लिए कोई ना कोई कारक जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं
कि इन लक्षणों का नियंत्रण किसी न किसी कारक के माध्यम से ही होता है और उस कारक को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? जीन। उस कारक को नाम दिया गया जीन। दूसरी बात मेंडल ने बताई कि जीन जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। और एक बताई बात कि विषम युग्म की कारक में एक जीन प्रभावी होता है तो दूसरा जीन कैसा होता है? अप्रभावी होता है। ये मेंडल ने कुछ तथ्य बताए थे प्रभाविता के नियम को देने के बाद। उसके बाद दूसरा जो नियम है इनका, उस नियम के बारे में हम लोग बता ही चुके हैं कि वो नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और आगे का टॉपिक नेक्स्ट टाइम आपको बताया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आपका जो भी इंटरेस्टेड टॉपिक है उसके बारे में जो भी आपका कोई क्वेश्चन है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।